साड़ी बारी आंदे हो ना। ये मत समझना कि हमें जंग नहीं आती, हमें ही जंग आती है। कराची वालों का पत्ता हमेशा तुर्क का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। सिंध के वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह के लिए आज एक और ना तसल्ली बख्श दिन था। उनकी ये ख्वाहिश कि सिंध के करप्शन की मामलात की तहकीकात नैब और FIA ना करे, ये उन्हीं पर छोड़ दी जाए और उनकी एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट सिंध में होने वाली करप्शन की तहकीकात करे। आज ये ख्वाहिश फिर ना पूरी हुई और इस ख्वाहिश ने एक बार फिर दम तोड़ा जब उन्हीं के सदारत में होने वाली एपेक्स कमेटी का इजलास, जिसमें सिंध के गवर्नर, सिंध के कोर कमांडर और दूसरे अहम हुक्काम शरीक थे, उसमें यह पैगाम साफ सुनाया गया कि वज़ीर आला की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती और सिंध में करप्शन की तहकीकात और करप्शन का जो दहशतगर्दों से ताल्लुक़ है उस हवाले से ताल्लुक़ के लिए उसको ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। रेंजर्स भी कार्रवाई करेंगी, नैब भी कार्रवाई करेगी और FIA भी कार्रवाई करेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह पिछले कई हफ्तों से इस बात का बार बार, अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा, वावेला कर रहे हैं कि सिंध में करप्शन की तहकीकात वफाकी इदारे फौरी तौर पर रोक दे, क्योंकि इसका मतलब यह है कि सिंध पे हमला कर दिया गया है। कल भी एपेक्स कमेटी के इजलास से तकरीबन 24 घंटे कबल उन्होंने इस बात को दोहराया था और कहा था कि करप्शन की तहकीकात सिंध के अंदर वफाकी इदारे रोक दें और ये सिर्फ उन पर ही छोड़ दिया जाए कि वो सिंध में होने वाली करप्शन की तहकीकात अपने ज़ेर मातहत जो इदारे हैं यानी कि एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट उससे की जाए। और इसकी याद दहानी वो एपेक्स कमेटी को कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिला रहे थे। नेशनल एक्शन प्लान पे मीटिंग हुई थी तो उसमें भी मैंने ये बात उठाई कि सिंगल आउट किया जा रहा है सिंध को, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमारे पास खुद एंटी करप्शन है, उसमें कोई 51 ऑफिसर्स या नीचे तक या ऊपर 19 ग्रेड के आदमियों को भी हमने चालान किया है, कोर्ट में अरेस्ट भी किया है कुछ। तो जहाँ है इंसान है आखिर, लेकिन ये परसेप्शन जो है वो गलत भी हो सकती है कि सिर्फ करप्शन सिंध में और कहीं नहीं है। आज की जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ उसमें एक बार फिर इस बात पर गौर किया गया कि सिंध वो सूबा है जहाँ पर पिछले 8 साल के दौरान बबांग दोहल 10 लाख असलहा के लाइसेंसेस जारी किए गए। ऐसे लोगों को और ऐसे शख्सियात को असलहा के लाइसेंस जारी किए गए जिनका ना वजूद मिलता है, ना ही उनके कहीं से एंटीसीडेंट्स या उनके कवाइफ को चेक किया जा सकता है। 10 लाख असलहा के लाइसेंसेस जारी हुए। इसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी गार्ड्स के नाम पर जिस तरह से सिंध के शहरों में ख़ास तौर पे कराची में ऑपरेट करते हैं और फिर डकैती और दूसरे बड़े जराइम करते हैं, उसका भी कोई पूछने वाला नहीं है। इसका भी आज अहवाल लिया गया और इसके साथ ही फैसला किया गया कि सिंध में कायम मजहबी मदरसे जो कि रजिस्टर नहीं हैं उनको भी फौरी तौर पर रजिस्टर किया जाए और इस सिलसिले में जो कार्रवाई नहीं हो पा रही उसको तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा पूरे मुल्क में जो इस वक्त हुकूमत की पॉलिसी है कि NGOs को जो कि बाकायदा रजिस्टर्ड नहीं है, जिनके कवाइफ जमा नहीं हैं, उनको काम ना करने दिया जाए। सिंध को भी याद दिलाया गया कि वो इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है और इसके लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएँ। आज की एपेक्स कमेटी का इजलास सिंध के हालात के हवाले से बहुत अहम था। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है दुनिया न्यूज़ के कराची में ब्यूरो चीफ जनाब रेहान हाशमी ने। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब। आज के इजलास में इन बातों के अलावा आज क्या अहम बात थी और वो कौन से नुक्ते थे जो कि वजह गुफ्तगू बने, जिसमें ज़्यादा डिबेट हुई और बहस हो रही थी? देखिए, एक बार फिर जो वज़ीर आला सिंध हैं, जो हर दफ़ा मीटिंग में भी कहते रहे हैं, इस्लामाबाद में इजलास था, जैसे कि आपने खुद बताया कि वज़ीर आला ने एक बरमला फिर कहा कि वफाकी इदारे सिंध हुकूमत को काम करने दें, सिंध हुकूमत की एंटी करप्शन इदारा अपने करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। आज उन्होंने वो तमाम तफसीलात भी पेश की उनकी टीम ने, जिसमें कितने चलान अदालत में पेश हुए हैं, कितने मुकदमात पेश हुए हैं अदालत में और कितने मुकदमात दर्ज किए गए हैं और कितनी इंक्वायरियाँ भी जारी हैं। वो तमाम तफसीलात वो थी जो एंटी करप्शन की जानिब से की जा रही हैं। उनका ये इशारा था कि हम अपना काम खुद कर रहे हैं, अपने करप्ट अदारों उनके अफसरान के खिलाफ हमें भी काम करने दिया जाए। इसके अलावा जो सबसे अहम बात जो ज़ेर बहस रही, जो एजेंडे में शामिल थी, वो सिक्योरिटी, जो जैसे कि आपने बताया कि सिक्योरिटी जो प्राइवेट सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको कंप्यूटराइज किया जाए। कराची में कोई ऐसा डाटा नहीं है
कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि सिक्योरिटी गार्ड्स को कंप्यूटराइज का निज़ाम हो जिसमें पता चला सके कौन सा गार्ड किस कंपनी में भर्ती हुआ, उसका ताल्लुक कहाँ से है, आया वो किसी जराइम और किसी वारदात में मुलविस तो नहीं है। वो तमाम बातें जो एपेक्स कमेटी में सामने आई हैं और हमारे जराये कहते हैं कि सिंध पुलिस ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। उन सिक्योरिटी गार्ड्स की फिंगरप्रिंट्स का अमल शुरू किया जाएगा अगले माह। रेहान ये बता दीजिएगा कि ये जो एंटी करप्शन एजेंसी के बारे में जनाब कायम अली शाह ने कहा कि वो करप्शन के खिलाफ भरपूर अहकाम दे रही है या एक्शन ले रही है, पिछले 8 साल में ये एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट जो है सिंध हुकूमत का ये कैसे काम करता रहा है और किसके हाथों में ये चलता रहा है, इसका भी तो कोई अहवाल लेना कि 8 साल में एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध का वो काम कैसे करता रहा, उसके 8 साल की ऑडिट भी तो होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, एंटी करप्शन चैन की नींद सो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जब से ये नेक्स्ट जनरेशन प्लान आया उसके बाद और जब कार्रवाइयाँ तेज हुई, डॉक्टर आसिम से पहले जब अफसरान पकड़े गए, खास का मोहतम खास और डॉक्टर आसिम हुसैन के पकड़े जाने से पहले ही एंटी करप्शन में एक ईमानदार अफसर को लगाया गया, उसमें तेजी आई। लेकिन आपको एक वाकया बताऊं, नैब हुकाम ने आज से 4 माह पहले डायरेक्टर एंटी करप्शन को ही करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया, जो सिंध का तारीखी वाकया था कि किसी एंटी करप्शन के डायरेक्टर को उसी के करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया हो। इस किस्म के वाकयात हुए थे। एंटी करप्शन में जो अफसरान तैनात किए जाते थे वो सिंध हुकूमत की मर्जी से लगाए जाते थे। इससे पहले गुलाम हैदर जमाली थे, जाकिर हुसैन थे और उससे पहले जो लोग लगाए गए, ऐसा लगता है कि एंटी करप्शन काम नहीं कर रही थी। लेकिन गुज़िश्ता तकरीबन 1.25 महीने में एंटी करप्शन ने इतना काम कर लिया कि वज़ीर आला सिंध आज एपेक्स कमेटी में बोल उठे कि एंटी करप्शन भी काम कर रही है, इजलास भी हो रहे हैं, हम लोगों को पकड़ रहे हैं, वफाकी इदारे हमें अपना काम करने दें। तो ऐसा लगता है कि अब वफाकी इदारे जो नैब और FIA ने काम तेज किया है, रेंजर्स ने करप्शन में लोगों को पकड़ा है, तो एंटी करप्शन के जरिए ये सिंध हुकूमत मैसेज दे रही है कि हम भी काम कर रहे हैं अपने उन इदारों के खिलाफ जो करप्शन में मुलविस है। वो तमाम फहरिस्त भी पेश की। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी हमारे साथ थे। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई जरूर हुई है पिछले 6 हफ्तों के दौरान, लेकिन अगर ये 6 हफ्तों की कार्रवाई पिछले 6 सालों के दौरान की जाती या तकरीबन 8 सालों के दौरान की जाती तो आज सिंध का ये हाल नहीं होता, करप्शन के वो इल्जामात नहीं होते और इंतकाम की वो सदाएं बुलंद नहीं होती जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज एंटी करप्शन की जो तहरीक है सिंध में जिसके खिलाफ जिसके हवाले से एक्शन किया जा रहा है वो शायद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमा साल सरबराह जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को एक नया जन्म दे सके। इसके लिए इंतज़ामी कैफियत से तो वो गुजर रहे हैं, लेकिन करना बहुत कुछ है और इतना कुछ करना है कि अगर उन्होंने 50% भी कर लिया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो एक जन्म दे पाएंगे, एक नया जन्म दे पाएंगे। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी क्या इसके लिए तैयार है, ये हम उनसे पूछेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जवा साल जज्बाती रहनुमा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी एक बहुत बड़े मिशन पर हैं। वो अपनी वालदा और अपने नाना की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक नया जन्म देना चाहते हैं और तज्जियाकारों के इस तज्जिये को गलत करार देना चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दरअसल तहलील हो रही है। पंजाब में उसका वजूद ख़त्म हो चुका है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में उसका वजूद चंद पॉकेट्स तक महदूद है और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी कहीं जिंदा है या कम अज़ कम जिंदा दिखाई दे रही है तो वो सिंध के देही इलाके हैं। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी एक बहुत बड़े मिशन पे पंजाब में हैं और लाहौर में उनका क़याम है। कहना उनका यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब भी जिंदा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी क़ुव्वत की हैसियत से सामने आएगी। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी के पास इस काम के लिए जो कि एक हिमालयाई मिशन है, शायद ये ऑप्शन तो है नहीं कि वो अपने वालिद जनाब आसिफ अली जरदारी और अपनी फुप्पो मोहतरमा फरियाल तालपुर से कहे कि ये काम अब उन्हें करने दें और पीपल्स पार्टी को दूर रखना उनका आखिरी ऑप्शन हो सकता हो। ये फिलहाल जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी के पास ऑप्शन नहीं है। उन्हें बहरहाल अपनी फुप्पो को और जनाब वालिद साहब को जनाब आसिफ अली जरदारी को अपने साथ लेके चलना होगा। देखना यह है कि उनके अपने जो तसव्वुरात हैं वो क्या क्लैश तो नहीं करते, उनका टकराव तो नहीं होता जनाब आसिफ अली जरदारी और मोहतरमा फरियाल तालपुर के जो ख्यालात और जो उनके तज्जियात हैं पार्टी को आगे बढ़ाने के हवाले से। तज्जियाकारों के मुताबिक
بلاول کو جذباتی تقریروں کے ساتھ دراصل یہ دیکھنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی میں کون نظریاتی اور مخلص ہے اور کون وہ ہے جو صرف پیسہ بنانے کی مشین ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو پارٹی کی اثر و نو تنظیم کے ساتھ پوری پارٹی میں اکھاڑ پھچاڑ کرنی ہوگی اور اپنے اس مشن کو، جس کا کہ اظہار انہوں نے گزشتہ سال اکتوبر میں کیا تھا، اگر اس کو وہ عملی جامہ پہنا پائیں یا اس بات کا سراغ لگا پائیں کہ ان کے اس عزم کے باوجود اس پر رتی برابر کیوں عمل نہیں ہوا، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک نیا جنم دے سکتے ہیں، اس کی ابتدا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں خود ابتدا کرنی ہوگی اور پتہ کرنا ہوگا کہ ان کا یہ عزم اور وہ جس کا کہ انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا تھا، جس کا انہوں نے عوام کے سامنے وعدہ کیا تھا، اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا۔ آپ کارکردگی دکھانی ہوگی، ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے۔ میں حکومت سندھ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سے تمام نوکریاں کی اپلیکیشنز آن لائن بھی جمع کروائیں، تمام ٹینڈرز آن لائن بھی جمع کریں، ہر چیز کو شفاف بنانا ہوگا، بیوروکریسی کو اپنا انداز بدلنا ہوگا، ہر کارکن کو ہماری آنکھیں اور ہمارے کانے بن کر ہماری مدد کرنا ہوگی۔ سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری جائزہ لے کہ تقریباً 1 سال پہلے ان کا یہ عزم، قوم سے یہ وعدہ، اس پر کتنا عمل ہوا ہے۔ خود ایمانداری سے دیکھ لیں، کسی سے نہ پوچھے، اپنا کوئی ایک میکینزم بنا لیں جس میں یہ دیکھیں کہ کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت میں کرپشن میں کمی ہوئی ہے، کیا شفافیت ہوئی ہے، کیا ٹرانسپیرنسی ہوئی ہے، کیا ٹھیکوں کو اسی انداز میں دیا گیا ہے جو ان کا ویژن ہے۔ اس کا فیصلہ وہ خود کر لے۔ اسی طرح سے وہ یہ دیکھ لے کہ کیا یہ جو پرسپشن ہے یا جو خبریں ہیں یا جو شواہد سامنے آ رہے ہیں، جو ثبوت سامنے آ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں پچھلے 8 سال سے کرپشن میں سر تک ڈوبی ہوئی ہے، یا صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ گو کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت اور کرپشن نے ایک ٹرائیکا اختیار کر لیا ہے، اور اس ٹرائیکا کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری کو پیپلز پارٹی کا جھنڈا سنبھالنے کے ساتھ ساتھ کرپشن کے خلاف ڈنڈا بھی اٹھانا ہوگا۔ وہ کرپشن جو سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نتھی ہو چکی ہے، اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جناب بلاول بھٹو زرداری کو اس کے لیے ایک نظام ترتیب دینا ہوگا اور پوری دل جمی سے اپنے آپ کو وقف کرنا ہوگا کہ دیکھیں کہ وہ جو الزامات لگ رہے ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کہیں وہ درست تو نہیں ہیں، کہیں وہ 75% درست تو نہیں ہیں، 50% تو درست نہیں ہیں، اور اگر یہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے تو پھر ان کو پتہ چلے گا، ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کا مشن اتنا آسان نہیں ہے، اور سب سے پہلے انہیں اپنے گھر کی صفائی کرنی ہوگی۔ گھر سے مطلب سندھ حکومت ہے۔ گزشتہ روز ہم نے اپنے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ سندھ میں 2009 سے لے کر اب تک پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2200 RO پلانٹس لگائے ہیں، جن کا مقصد صاف پانی سندھ کے غریب لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اس کے لیے 25 ارب روپے خرچ کیے ہیں، اور اس سلسلے میں عمر عباس جیلانی کی کمپنی پاک اویسس کمپنی کو 750 پلانٹس لگانے کے جو 5 ارب 68 کروڑ ادا بھی کیے گئے، لیکن وہ پیسے ہضم اور کھیل ختم ہو چکا ہے۔ یہ 25 ارب روپے کس طرح سے خرچ ہوئے ہیں، RO پلانٹس کا کیا حال ہے، یہ سندھ کے غریب لوگوں کے لیے پانی کے منصوبے تھے جو پیپلز پارٹی نے شروع کیے۔ جناب بلاول بھٹو زرداری اس کی پکا آڈٹ کرا لیں، اپنی مرضی کے میکینزم سے آڈٹ کرا لیں اور دیکھیں کہ کیا اس کا انجام کیا نکلا ہے، کیا یہ 25 ارب روپے درست خرچ ہوئے ہیں، کیا یہ صحیح قیمت ادا کی گئی ہے ان پلانٹس کی، اور ان پلانٹس کا ہوا کیا ہے۔ جناب بلاول بھٹو زرداری اس کے علاوہ خود ہی تحقیقات کر لیں یا کرا لیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہزاروں ایکڑ غیر قانونی الاٹمنٹ منسوخی کے لیے جو 47 اسمبلیاں وزیر اعلیٰ کو ارسال کی گئی ہیں، جس میں جلدی سے کراچی میں غیر قانونی طور پر الاٹ کی گئی تقریباً 6 ارب روپے کی 1500 ایکڑ زمینوں کی الاٹمنٹ کی منسوخی بھی شامل ہے۔ آخر یہ کیوں کرنی پڑی ہے، آخر کس طرح سے یہ الاٹمنٹ ہوئی تھی، کس طرح سے یہ کھربوں روپے کی زمینیں الاٹ کر دی گئی تھی۔ یہ زمینوں کے الاٹمنٹ کے معاملے، یہ زمینوں کے جو کیٹیگرائزیشنز ہیں اس کو چینج کرنے کے معاملے، بورڈ آف ریونیو کے معاملے، پچھلے 8 سال میں کیا ہوتا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اگر اس کا ذرا سا بھی علم ہو جائے اور وہ جان لیں کہ واقعی اس میں جو یہ شواہد سامنے آ رہی ہیں، یہ چیزیں صحیح آ رہی ہیں، تو ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑی دلدل ہے جس میں وہ اس وقت چل رہے ہیں، یعنی کہ پیپلز پارٹی کو جنم دے اور اس پرسپشن سے آزاد کرے کہ یہ حکومت اس وقت سر تک کرپشن کے الزامات میں ڈوبی ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اس سوال سے نہیں بچ سکتے کہ کلفٹن کے ساحل اور ملیر کے ندی کے کنارے خشک کر کے بنائے گئے پلاٹوں کی الاٹمنٹ کی رقم کس نے ہڑپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جناب بلاول بھٹو کو جواب تلاش کرنا ہوگا کہ ان کے انکل اور آنٹی کے فرنٹ مین
قوमी खजाने को कितने अरब रुपए का चूना लगा कर गए हैं, और जाहिर है कि ये सख्त सवाल है और इसका जायजा उन्हें लेना होगा। और ये भी देखना होगा कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, कराची की बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का डायरेक्टर जनरल मंजूर कादिर काका 20 अरब रुपए बटोर के कैसे बासानी रफू चक्कर हो गया। ये वही मंजूर काका है जो महीने में 5 से 7 दिन बगल में डायरी दबाकर ऑफिस आता और कराची के बिल्डर्स कतार लगा के काका की डायरी में काम और उसके मुआवजे का इंदराज कराते या पहले से डील हुए प्रोजेक्ट की किस्तवार यकमुश्त अदायगी करते। बिलावल को मालूम करना होगा कि मंजूर काका अपने कौन से साहब के लिए रोजाना एक बकरे का शिकार करता था। काका के खिलाफ मजीद अहम शवाहिद असासों का सुराग लगा लिया गया है। नाला था उसके ऊपर 100 से ज्यादा दुकानें तामीर कर दी। बिलावल भुट्टो पूछे ना और अंदाजा लगाएं या खुद तहकीकात करें कि मोहम्मद अली नाम का शख्स जो कि सिंध की एक आला शख्सियत का फ्रंट मैन समझा जाता था, उसके तकर्रियों, तबादलों और समरियों की मंजूरी के लिए वजीर आजम हाउस कराची में किस तरह से सिक्का चलता था। पूछ लें कायम अली शाह से कि ये मोहम्मद अली शेख कौन था, किसके लिए आता था, क्या काम कराता था, किसकी मर्जी से SHO लगाता था, किसकी मर्जी से सेक्रेटरी लगाता था, और उसने डी फैक्टो ब्यूरोक्रेट बनकर कितने पैसे कमाए और कहाँ लगाए। और ये मंजूर मोहम्मद अली नामी शख्स अगर आप गायब है तो सिंध की हुकूमत और वजीर आला एपेक्स कमेटी की इजलासों में क्यों नहीं उसका दिफा करते, क्यों नहीं पूछते कि वो कहाँ चला गया है। और खुद बिलावल भुट्टो जरदारी अब चाहें तो पता करें कि मोहम्मद अली शेख कौन है, और अगर पता करना है तो बराह रास्त सैयद कायम अली शाह से पूछें कि क्या मोहम्मद अली शेख नाम का शख्स क्या किया करता था। और कायम अली शाह पे लाजिम है कि वो सच बताएं, दिल से सच बताएं बिलावल भुट्टो जरदारी को कि ये शख्स क्या कुछ किया करता था। अंदरून सिंध अरबों रुपए की हजारों एकड़ तो ज़रूरी ज़मीनों की फाइलें बेचने वाला मुमताज़ जरदारी ये कौन शख्स है। सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए मिलने वाली एम्बुलेंसेस प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में बदल देने वाला अली हसन जरदारी किसकी शय पर काम करता था। वो एम्बुलेंसेस जो सैलाब ज़दगान के लिए लाई गई थी, वो सैलाब ज़दगान के लिए लाई हुई एम्बुलेंसेस को पब्लिक ट्रांसपोर्ट बना दिया इस शख्स ने बिलावल भुट्टो जरदारी। मालूम कर लेना नवाब शाह जाके कि अली हसन जरदारी कौन था और इसने ये क्या किया है। और अगर इसका नताइज उन तक पहुंचते हैं तो उनको देखना होगा कि किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर नया जन्म देना है तो इस किस्म की शख्सियात से उन्हें जान छुड़ाना होगा। बिलावल को यह भी जानना होगा कि ये शाजिर शमून नाम का आदमी कौन था, वो कहाँ गया। शाजिर शमून को पीपल्स पार्टी के दौर में किसने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लगवाया था। जिस शख्स के नाम की गूंज कराची के बदअमनी केस की समातों में सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई, वो इतनी खामोशी से कहां चला गया। पूछें सैयद कायम अली शाह से या दूसरे राइट, लेफ्ट और सेंटर पे जो लोग उनके साथ खड़े हैं कि शाजिर शमून नाम का शख्स किसके लिए काम करता था और इसने सिंध की जमीनों के साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस इंपॉर्टेंट पोजीशन में क्या कुछ किया है। ये भी पूछ ले वो सिंध के IG गुलाम हैदर जमाली से, या उनसे नहीं तो कायम अली शाह से, उनसे नहीं तो आज के वजीर दाखिला से कि बख्तरबंद गाड़ियों का 3 अरब रुपए का ठेका और कराची में 1600 CCTV कैमरे लगाने का 2 अरब रुपए का ठेका किसकी मंजूर नजर कंपनियों को दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी को जानना होगा कि पाक आर्मी कंपनी किस आदमी की फ्रंटमैन है और वो किसके कहने पे काम करती है। सिंध के महकमे पुलिस में 1900 गैर कानूनी भर्तियां और SRP की 750 सफाइयों की इजाफी भर्तियां किसने की, किसने बहती गंगा में हाथ धोए। ये भर्तियां पुलिस में हुई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जानना होगा कि अगर पुलिस में उनके सूबे में इस तरह से भर्तियां की जाएंगी कि फी एहलकार 3 से 5 लाख रुपए रिश्वत ली जाए और 35 करोड़ रुपए तक सिर्फ इस मद में बटोर कर लिए जाए और उसके बाद इसका कोई पूछने वाला ना हो। इसके साथ ही ये उन्हीं के सूबे में हुआ है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है वो भाग गया, उसने इस्तीफा दे दिया और उसके साथ ही 354 ASIs को जिसके लिए सियासी तौर पर मजबूर किया जा रहा था उसे कि मेरिट को एक तरफ रख दिया जाए और उनको भर्ती कर लिया जाए। या आखिर कैसे हुआ, ये किसके कहने पर हुआ। क्या सिंध में मेरिट का कोई गुजारा नहीं हो सकता। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी का अपना विजन जिसका कि वो इजहार कर रहे थे कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो, आखिर वो क्यों नहीं होती। अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक नया जन्म दे रहे हैं तो उन्हें बहरहाल सैयद कायम अली शाह से पूछना होगा। जनाब शाह और कायम अली शाह साहब 8 साल से इस सूबे के जिम्मेदार हैं और इन तमाम चीज़ों का जिसका कि हम जिक्र कर रहे हैं इनका जवाब बहरहाल उन्हें देना होगा और बिलावल भुट्टो जरदारी को ये सवाल उनसे पूछना होगा। अगर कायम अली शाह जवाब नहीं देते तो इसके लिए उनको एक निज़ाम बनाना होगा कि इन तमाम इल्ज़ामात की जड़ तक पहुँचे। बिलावल भुट्टो को जिम्मेदारियों का तयन करना होगा कि सिंध के महकमा तालीम में नीलामी की तरह बिकने वाले स्कूल असातिज़ा की 11,200 असामियों में तकरीबन 4.5 अरब रुपए की गजब करप्शन किसने की है।
स्कूल की, टीचर्स की जॉब्स किसने बेची है, और सिंध के साबिक वजीर तालीम पीर मजहरुल हक को जमानत गिरफ्तारी कराने की जरूरत क्यों पेश आई, आखिर क्या इल्जामात उन पर हैं, ये भी बिलावल भुट्टो जरदारी को देखना होगा कि यहाँ पे तालीम के साथ क्या किया जा रहा है, स्कूल के साथ किया जा रहा है। उनको पता होना चाहिए कि सिंध में इस वक्त तकरीबन 4,500 स्कूल बंद हैं, 2,181 गोश्त स्कूलों का वजूद सिर्फ कागजों पर है, 524 स्कूलों पर नाजायज कब्जा है, 7,000 के करीब इन स्कूलों में 35,000 से ज्यादा असातिज़ा घर बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं। क्या सिंध पर 2008 से लेकर अब तक हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी की आला तालीम याफ्ता नौजवान ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी इस बारे में सवाल करके जवाब लेना पसंद करेंगे? ये मुश्किल सवालात है और उनका जवाब उनको बहरहाल लेना होगा। और फिर इस किस्म के मामलात को भी देखना होगा कि क्या ये सियासी इंतकाम है कि डॉक्टर आसिम पर टारगेट किलर्स का मुफ्त या बड़े डिस्काउंट पर इलाज करने का सनसनीखेज इल्ज़ाम दुरुस्त है या गलत है, या ज़ियाउद्दीन अस्पताल पर जो रेंजर्स इल्ज़ाम लगा रही है कि ये दहशतगर्दों की शायद पनाहगाह बन गया था, ये भी देखना होगा कि ये सही है या गलत है, क्योंकि बहरहाल ये पीपल्स पार्टी के इमेज का सवाल है और उनकी पार्टी के हवाले से ये देखना होगा कि अगर ये इल्ज़ाम गलत है या इसको साबित नहीं किया जा रहा तो जो उनके हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसको देखना होगा कि आखिर इन लोगों पर किस किस्म का इल्ज़ाम है, क्योंकि डॉक्टर आसिम का मामला बहरहाल एक नाजुक मामला है, क्योंकि उसका ताल्लुक उनके वालिद साहब से है और वो खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर भी थे और साबिक वफाकी वजीर भी, और पेट्रोलियम की इंतहाई हसास वजारत उनके कंट्रोल में थी। डॉक्टर आसिम हुसैन को हिरासत में ले लिया। डॉक्टर आसिम हुसैन को हायर एजुकेशन कमीशन के दफ्तर से हिरासत में लिया गया है। दहशत गर्दों को माली मुआवनत फराहम करने के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम डॉक्टर आसिम। हुकूमत को शायद वो एतमाद में भी नहीं लेते। रेंजर्स ने ज़ियाउद्दीन अस्पताल पर छापा मारा। अस्पताल के अमले से पूछताछ भी की है। जो 2 गेट है ज़ियाउद्दीन अस्पताल में उनको बंद कर दिया गया है। कलेक्टर में वाक़या ज़ियाउद्दीन अस्पताल पे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने छापा मारा है। बहुत अहम बात है, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी खुद इसकी तहकीकात करें और बहुत ज़रूरी है ये तहकीकात करें कि चंद रोज़ कबल अगवा बराए तावान के मुलजिम बशीर बरोही को जब गिरफ्तार किया गया तो क्यों उनकी सिंध की हुकूमत की अहम तरीन मशीनरी हरकत में आई और अगवा बराए तावान के इस मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। और जनाब वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह से लेकर सिंध के सूबाई वज़ीर दाखिला और सिंध के IG और सिंध के एक और अहम वज़ीर जनाब शर्जील मेमन इस सिलसिले में क्यों हरकत में आए, क्या ताल्लुक था इस शख्स के साथ इन तमाम शख्सियात का, और आखिर क्या वजह थी कि इसको छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, हत्ता कि इसके लिए एक अहम पुलिस अफसर का तबादला भी कर दिया गया। ये वो तमाम मामलात हैं जिसकी लिए जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी पर लाजिम है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक नई जन्म देने के लिए, एक नई शक्ल देने के लिए, उसको उठाकर खड़ा करने के लिए और उस इमेज से इसका छुटकारा हासिल करने के लिए जो कि उसके साथ इस वक्त चिमटा नजर आता है। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी को किसी से सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन तमाम इल्जामात को उन्हें हर सूरत में इसकी जड़ तक जाना होगा, चाहे इसके लिए वो कोई तरीका अपना लें, चाहे वो जनाब कायम अली शाह को कमरे में बंद करके इसके बारे में तमाम सवालात पूछ ले, चाहे इसके लिए अपने 2, 3, 4 इंतहाई अहम और सही लोग, सच्चे लोग इसके लिए वो अपॉइंट कर लें कि वो इन तमाम इल्जामात को देखें और गौर से देखें, क्योंकि अगर ये तमाम इल्जामात सही हैं तो वो जितनी मेहनत कर लें, जितना खून जला लें, जितनी अपनी जान लगा लें, जितने अपने नाना को, अपनी वालदा को याद कर लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो जिला नहीं बख्श सकते जो कि उसका मुस्तहिक होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए उन्हें बहरहाल बहुत सख्त इक़दाम करने होंगे, बहुत सख्त कोशिश करनी होगी। हमें नहीं मालूम कि उनके पास कितना इख्तियार है, लेकिन इस इख्तियार को वो हासिल करें और देखें कि ये तमाम इल्जामात जो हैं वो किस हद तक दुरुस्त है। अगर 50% भी दुरुस्त है, 75% भी दुरुस्त है या 25% भी दुरुस्त है, बहरहाल इसके खिलाफ उनको बराह रास्त कार्रवाई करनी होगी और कार्रवाई ऐसी हो जो कि दिखाई दे और उनके इस विजन के साथ हो जिसमें उनका कौम से वादा था कि पाकिस्तान में सिंध की हुकूमत जो है वो मेरिट का सरबलंद करे और ट्रांसपेरेंसी करे और तमाम इक़दामात में शफाफियत करे। ये जब तक नहीं होता उस वक्त तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद एक बार फिर वफाकी हुकूमत का जिक्र, नंदीपुर प्रोजेक्ट में बहुत कुछ है जिसकी पर्दादारी है, साबित करेंगे हम कमर्शियल ब्रेक के साथ। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी याद दिलाएंगे कि उनके वादे वो किया करे जो वफा हो, अब तक का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। न्यूज़ हेडलाइंस के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है जो जनाब नवाज शरीफ हुकूमत का पीछा करेगा उस वक्त तक जब तक के इलेक्शन होते हैं और उसके बाद भी, क्योंकि इस पावर प्रोजेक्ट में पाकिस्तान की
جو سرمایہ کاری ہے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ جس طرح کا دھوکہ اس پاور پروجیکٹ کے ذریعے کیا گیا ہے، تسلسل سے 2 حکومتوں نے اس کی ذمہ داری لی ہے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور اب جناب نواز شریف کی حکومت ہے۔ یقینی طور پہ جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ اس حکومت کی کارکردگی خاص طور پہ اس کی وزارت پانی و بجلی کی کارکردگی پر ایک کلنک کا ٹیکہ ہے۔ اس حوالے سے اس پروجیکٹ کے حوالے سے مختلف انکشافات ہم اس پروگرام میں کر چکے ہیں، لیکن آج ہم بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہتے ہیں کہ ابھی ستم اور باقی ہے، ابھی جا باقی ہے، اور اسی لیے ہم یہ آپ کو بتا سکتے ہیں پوری ذمہ داری سے کہ ابھی جو ہم نے اس کے نقصانات اٹھائے ہیں اس سے کہیں زیادہ نقصانات اٹھانے باقی ہے۔ اب سے لے کے تقریباً 3 ماہ تک جب یہ پروجیکٹ شاید دوبارہ چل پائے، تقریباً 13 ارب روپے کا نقصان اس قوم نے اٹھانا ہے، اور اس کے بعد ہر سال تقریباً 35 ارب روپے کا نقصان اس قوم نے آئندہ تقریباً 10-12 سال تک اٹھانا ہے، اور یہ ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے ایک بوجھ ہوگا، ایک ایسا بوجھ ہوگا جو کہ نسلیں فراموش نہیں کر پائیں گی، اور ہر بار جب اس کا ذکر ہوگا تو جناب نواز شریف کی موجودہ حکومت اور جناب یوسف رضا گیلانی کی اس سے پہلے والی حکومت کا ذکر ضرور ہوگا۔ اس حوالے سے بارہا حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ پروجیکٹ میں 84 ارب روپے نہیں بلکہ 59 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں، جیسے کہ 59 ارب روپے خرچ ہو جانا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن ہم ایک بار پھر پوری ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں کہ 59 ارب نہیں 84 ارب روپے ہی خرچ ہوئے ہیں۔ پہلے تو اس سلسلے میں وہ دستاویز دیکھنی بڑی ضروری ہے جو خود اس کمپنی نے، جو کہ نندی پور پاور پروجیکٹ کمپنی ہے جو کہ چلاتی ہے، اس نے نیپرا کو جب اپنے ٹیرف کے لیے دستاویزات بھیجی تھی اس میں خود اس نے حساب لگا کے بتایا تھا کہ کس طرح سے یہ 84 ارب روپے بنتے ہیں، لیکن اب جب 59 ارب روپے کا ذکر آ رہا ہے تو انتہائی اہم اور نالجبل ذرائع، مصدقہ ذرائع کہتے ہیں کہ جب 59 ارب روپے کا ذکر ہوتا ہے تو دراصل جو لاگت اس میں شامل کی جا رہی ہے وہ ای پی سی ہے، یعنی کہ انجینئرنگ، یعنی کہ تعمیرات، اور اس کے علاوہ جو حصول کیا گیا ہے آلات کا، اور اس کے علاوہ جو انجینئرنگ کی اس میں اخراجات ہوئے ہیں صرف ان کو شامل کیا جا رہا ہے۔ اس میں بہت اہم اخراجات کو شامل نہیں کیا جا رہا جو کہ دوران تعمیرات سود کے اخراجات ہیں، آلات پر ٹیکسز کے اخراجات ہیں، اور ڈیوٹیوں کے اخراجات ہیں جو تقریباً 24 ارب روپے ہو سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ یہ 59 ارب روپے دراصل چھلانگ لگاتے ہوئے 83 ارب روپے ہی پہنچیں گے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو آڈٹ اب جناب وزیر اعظم کرا رہے ہیں اس میں یہ بات سامنے آ جائے گی کہ دراصل اس پہ کتنا خرچہ ہے جو کہ حکومت کا ہو چکا ہے۔ اب آئیے ان خرچوں کی طرف جس کا ذکر نہیں کیا جا رہا، جن کو چھپایا جا رہا ہے۔ تقریباً یہ پلانٹ مئی سے بند ہے، یعنی کہ 3.5 مہینے سے یہ پلانٹ بند ہے، جس کی وجہ سے ہر ماہ پاکستان کو اس کے مختلف مدوں میں تقریباً 3 ارب روپے ماہانہ کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ پچھلے 3 ماہ کے دوران اگر ان مدوں کو جمع کر لیا جائے تو کم از کم 2 ارب روپے، اور اگر اس کو صحیح حقیقی معنوں میں اگر ان فگرز کو دیکھا جائے تو تقریباً 3 ارب روپے کا ماہانہ نقصان ہو رہا ہے آلریڈی نندی پور کے حوالے سے۔ اور یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اب جبکہ اس پلانٹ کو چلانا ہے تو اس کے لیے O&M کانٹریکٹ دینا ہے، یعنی کہ وہ کمپنی لانی ہے علیحدہ سے جو کہ اس کو چلائے گی، اور اس کو چلانے کے لیے اس کمپنی کا سلیکشن ہونا ابھی باقی ہے، اور جب وہ سلیکشن ہو جائے گا تو اس کے بعد کم از کم 3 مہینے لگیں گے کہ وہ کمپنی یہاں آئے، اس کا کنٹرول سنبھالے اور اس کو چلانے کے قابل بنائے۔ اس کے دوران مزید نقصان ہوگا جو کہ کم از کم مزید 2 ارب روپے ماہانہ ہوگا، اور 6 ارب روپے مزید اس میں نقصان ہو جائیں گے، اور کل ملا کے تقریباً 13-14 ارب روپے کا نقصان جب یہ چلنے کے قابل ہوگی کمپنی اور یہ پلانٹ اس وقت تک ہو چکا ہوگا، تو اس میں اب 84 ارب روپے میں مزید 14 ارب آپ ملائیں تو تقریباً 98 ارب روپے کا نقصان ہوگا، اور پھر جب چل پڑے گی تو پھر نقصان کی ایک نئی بلکہ اس کی ایک ظلم کی کہانی ہے جو شروع ہو جائے گی، کیونکہ اتنی مہنگی یہ بجلی پڑے گی کہ اس کو نیشنل گرڈ میں لانا اور پھر اس کی لاگت کو پے کرنا یہ حکومت کے لیے اور پھر آنے والی حکومت کے لیے، وزارت پانی و بجلی کے لیے اور پھر دراصل وزارت خزانہ کے لیے ایک لوہے کے چنے ثابت ہوگی، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق جو نندی پور پروجیکٹ سے بجلی بنے گی اس پہ تقریباً 30 روپے فی یونٹ لاگت آئے گی، اور اب جبکہ اس کی قیمت کا تعین نیپرا نے کرنا ہے کہ نندی پور پاور پروجیکٹ سے بنانے والی بجلی فی یونٹ کی شرح کیا ہونی چاہیے،
सरकारी शरह क्या होनी चाहिए वो अब होनी है। और एक अंदाजे के मुताबिक किसी सूरत में भी नेपरा महंगी से महंगी भी अगर इसकी बिजली की शरह का तयन करेगी तो 15 रुपए फी यूनिट करेगी, पड़ेगी ये 30 रुपए फी यूनिट। 15 रुपए फी यूनिट हुकूमत को अपनी जानिब से इसमें डालना पड़ेंगे, जिसको सब्सिडी की रकम कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि माहाना तकरीबन 3 से 3.5 अरब रुपए महीने का ये नुकसान मुसलसल हुआ करेगा, जो साल में 36 अरब और 40 अरब रुपए तक पहुंच जाया करेगा। और इस तरह से ये कहानी शुरू होगी तो उसके बाद ये लोहे के चने समाना शुरू करेगी हमारी कौम जब ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। इस सिलसिले में बहुत अहम बात यह है कि अब तक आखिर क्यों जब ये प्रोजेक्ट जिस हालत में भी मुकम्मल हुआ और बार बार याद दिलाने के बावजूद वजारत पानी और बिजली इसके लिए O&M कॉन्ट्रैक्ट यानी कि इसको चलाने वाली कंपनी की बैनुल अक़वामी कंपनी का इंतखाब क्यों नहीं कर सकी, जबकि इस सिलसिले में जनाब जो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे जो कि इससे पहले लाहौर के हॉर्टिकल्चर पंजाब के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल थे और जिनको नंदीपुर प्रोजेक्ट का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया था, उन्होंने 2 मार्च को एक मोस्ट अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट लेटर वजारत पानी और बिजली के सेक्रेटरी को लिखा था, जिसमें उनको खास तौर पे कहा गया था कि फौरी तौर पे O&M कॉन्ट्रैक्ट का इंतखाब कीजिए ताकि इस प्लांट को फौरी तौर पे शुरू किया जा सके। और आज जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इस खत को लिखे हुए भी तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा हो गया है और वजारत पानी और बिजली ने सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की है और O&M कॉन्ट्रैक्ट का किसी किस्म का कोई इंतखाब नहीं हुआ है। हत्ता कि ये प्रोजेक्ट अब इस वक्त खंडर की मानंद साकित खड़ा हुआ है। गो के वजारत पानी और बिजली के वजीर जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ इसकी किसी और अंदाज में जिम्मेदारी कबूल करते हैं और इसका कोई और उज़ुर बताते हैं। ये प्लांट जो है इसका जो डिले है, I think we could have waited, corrected all the faults. ये FOT वाला जो जिसको भी जो हम करेक्ट कर सकते थे, ये करेक्ट हो जाता है। 6 महीने 7 महीने डिले हो जाता, लेकिन ये जो एम्बैरसमेंट और ये जो कंट्रोवर्सी है इससे हम बच जाते हैं। पिछले 2-2.25 साल की जिम्मेदारी ख्वाजा आसिफ कबूल कर रहा है, हर फोरम पे कबूल कर रहा है। ये तो जनाब ख्वाजा आसिफ ने कह दिया और देखना यह है कि जिस हद तक वो जिम्मेदारी ले रहे हैं इस हवाले से हुकूमत और वज़ीर आज़म क्या करते हैं। लेकिन सबसे अहम याद दिलाना होगा हमें ख़ुद वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ का कि जो जब उनकी हुकूमत आई थी उसके आने के फ़ौरन बाद उन्होंने नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट का जिक्र किया था और इस हवाले से उन्होंने जिस अहवाल का जिक्र किया था, जो सूरत हाल का जिक्र किया था, मिनोअन वही कैफियत है आज 2 साल पहले जो कैफियत थी तकरीबन 2.5 साल पहले जब जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया तो उसके थोड़ी अरसे बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो बात कही थी वो हम आपको सुनाते हैं। हमने हुकूमत में आने के बाद बग़ैर कोई वक्त ज़ाय किए इस मंसूबे पर काम का दोबारा आगाज़ किया, लेकिन इस अरसे में मंसूबे की लागत 23 अरब रुपए से बढ़कर 59 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। इतनी बड़ी रकमें हम ज़ाया कर रहे हैं, क्या ये मुजरमाना गफलत और इस मुल्क के साथ जुल्म और ज़्यादती नहीं है? खरबों रुपए ज़ाया करने के बाद एक मंसूबा मुकम्मल भी होता है तो उसके बाद उसकी बिजली से फ़ायदा उठाने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है। ये प्लानिंग होती रही है, ये पाकिस्तान इसीलिए तो पीछे रहता चला जा रहा है। पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ता? यही वो वजूहात हैं जिसका मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। ये हमारे ज़माने में कभी ऐसा नहीं होता था, कभी नहीं हुआ था, और आज हम देख देख के हैरान होते हैं कि ये क्या कुछ हो रहा है। आप अपने मुल्क के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप ही के ज़माने में ये हुआ है, और अगर आपकी इस तकरीर को 2 साल फास्ट फॉरवर्ड कर लिया जाए, आपके सामने तारीख थी, एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि इसमें मज़ीद कई दर्जन अरब हमारे ज़ाया हो चुके हैं, मज़ीद हमारी तवानाई और हमारी क़ुव्वत इसमें ज़ाया हो चुकी है, और आगे के लिए भी ये एक, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये इस प्रोजेक्ट को चलाना हमारी कौम के लिए लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ होगा। वज़ीर आज़म साहब की आपने गुफ्तगू सुनी इसी प्रोजेक्ट के हवाले से, इसी कैफियत के हवाले से आज 2 साल पहले, और आज भी उसकी यही सूरत हाल है। और सिर्फ मामला अगर नंदीपुर का ही होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ऑयल एंड गैस की पूरी इंडस्ट्री जिसमें पाकिस्तान की तरक्की पे नहा है, इस वक्त एक शदीद तातुल का शिकार है, बल्कि बहरान का शिकार है। इसका जिक्र अपने इन प्रोग्राम
پروگرامز میں ہم مسلسل کرتے ہیں، ایک اور پہلو کی طرف ہم آپ کی طرف آج توجہ مبذول کرائیں گے۔ یہ بہت اہم پیش رفت ہے اور جو سامنے آئی ہے اور بہت ہی نازک پیش رفت ہے۔ اس وقت پاکستان کی آئل اینڈ گیس کمپنیز، جتنی بڑی کمپنیز ہیں جو کہ پاکستان کا سب سے قیمتی ترین سرمایہ ہے، یعنی کہ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن، یعنی کہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ، یعنی کہ SSGC، یعنی کہ PSO، یعنی کہ SNGP، یہ وہ کمپنیز ہیں جو پاکستان کا سب سے کلیدی اور اہم سرمایہ ہے۔ اس کی ایک ہولڈنگ کمپنی گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہے، اس کا نام گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، یعنی کہ یہ تمام کمپنیاں مجتمع ہوتی ہیں اس جگہ پر، اور یہ سب سے اہم کمپنی ہے۔ اس کے اندر بحران کی اطلاعات ہیں، اور یہ کمپنی اس کا جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے اس میں بحران آیا ہے، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے 2 ڈائریکٹرز نے حکومت کی تیل اور گیس کی پالیسیز کے حوالے سے فوری طور پہ استعفیٰ دے دیا ہے۔ ایک بہت اہم شخصیت جو کہ اس میں شامل تھی، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے، جو کہ جناب منیر کمال ہیں، جو کہ نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے ڈائریکٹر ہیں، بلکہ وہ نیشنل بینک آف پاکستان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین بھی ہیں اور کراچی اسٹاک ایکسچینج کے بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں۔ جناب منیر کمال نے اطلاعات کے مطابق گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے معاملات میں سنگین جو سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے فوری طور پہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے۔ یہ حالیہ دنوں میں ہوا ہے، اور یہ اس وقت ہوا ہے جب گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ انرجی کے حوالے سے، اور جو اس وقت پاکستان میں انرجی کی اوور آل سچویشن ہے اس کے حوالے سے بہت اہم فیصلے کر رہی ہے، جس کے بارے میں ہم مسلسل شکوک و شبہات کا اور اظہار کرتے رہے ہیں، اس حوالے سے سوالات اٹھاتے رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ سامنے آئی ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ جو کہ حکومت کے اربوں خربوں کی اثاثوں کی ایک طرح سے مالک ہے، اس کے چیئرمین جناب شاہد الاسلام ہیں، وہ بھی جیسا کہ دوسری کارپوریشنز ہیں آئل اینڈ گیس کی، وہ جناب شاہد خاقان عباسی کے ایک قریبی دوست ہے۔ پاکستان PIA میں جب وہ ہوا کرتے تھے چیئرمین، اس وقت سے جناب شاہد الاسلام ان کے ساتھ تھے، پھر اس کے بعد معاملات خراب ہوئے، جس کے بعد شاہد الاسلام ملک سے چلے گئے تھے، اور اس کے بعد جناب شاہد خاقان عباسی نے ان کو دوبارہ بلایا تھا، PSO کا ان کو قائم مقام مینیجنگ ڈائریکٹر بنایا، پھر PSO کے ساتھ مسائل ہوئے، پاکستان میں تیل کی شدت کی پیداوار ہوئی، اس وقت وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں تھے، ان کو وہاں سے پھر ہٹایا گیا، اور اب ان کو اس بہت ہی اہم گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کا انہوں نے چیئرمین بنا دیا ہے، اس کے بورڈ کا۔ تو یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ سامنے آئی ہے، جس کو دیکھنا ہوگا کیونکہ نازک معاملات ہیں۔ دوسری جانب اطلاعات کے مطابق ہمارے اس پروگرام میں بار بار جو چیز سامنے آئی ہے، اندرونی طور پر حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ شمسی توانائی کے مزید منصوبوں میں کام نہیں کرے گی۔ بھاولپور سولر پروجیکٹ کے حوالے سے حکومت کو اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہے کہ 100 میگا واٹ کا یہ منصوبہ اس وقت کیا پیداوار کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی ایک نازک معاملہ ہے، اور اس کی معلومات ابھی سب تک موجود نہیں ہے، ایک عام آدمی اس تک حاصل نہیں کر سکتا۔ جناب شہباز شریف نے اب سے تھوڑے دن قبل کہا کہ 18 میگا واٹ کا یہ پیداوار دے رہا ہے، 100 میگا واٹ کا بجلی گھر، مگر ہمیں نہیں پتا کہ یہ فگرز کہاں سے حاصل کی گئی ہیں، اور اس حوالے سے جناب شہباز شریف کا کہنا تھا۔ میں آپ کو آج یہ ریکارڈ سے جو نیپرا کا ریکارڈ ہے کہ ہماری جو قائد اعظم سولر پارک کی جو اوسط پیداوار جو ہے وہ ہے 18.5 میگا واٹ، منیمم حالانکہ نیپرا نے کی جو اپرووڈ جو ہماری جو ہے وہ 17 میگا واٹ ہے یا اس سے کچھ زیادہ، لیکن 18.5 میگا واٹ ہم نے اوسط یہ مہیا کی ہے۔ یہ نیپرا کا اپنا پروون ریکارڈ ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، لہذا اب 12 میگا واٹ اور 17 میگا واٹ کی بحث ختم ہو جانی چاہیے۔ یقین کریں ہم نے کئی دن لگائے، اور جب یہ انہوں نے بات کی تھی اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ شاید یہ بات درست نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کئی دن لگائے، نیپرا کا پورا ریکارڈ ہم نے چھان مارا ہے، کہیں سے ہمیں یہ 18 میگا واٹ کی تصدیق نہیں ہو رہی، بلکہ آئل اینڈ گیس کی وہ بھی پبلکلی اویلیبل جو کہ ویب سائٹس ہیں یا جو معلومات ہے اس پہ سب کو ہم نے ڈھونڈا ہے، وہاں سے یہ تصدیق نہیں ہو پا رہی کہ کیا یہ بات درست ہے کہ بھاولپور جو سولر پروجیکٹ ہے یہ روزانہ 18 میگا واٹ بجلی فراہم کر رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور بہت اہم بات ہے شمسی توانائی کے حوالے سے، جب ہم نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جناب شہباز شریف نے کہا تھا، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ اگر اتنے ہی سرمائے سے بجلی سے پانی سے بنانے والی بجلی کا کارخانہ لگایا جاتا تو وہ سستا بھی پڑتا، جلدی بھی بنتا، اور بجلی بھی کہیں زیادہ ہمیں اس سے مل سکتی تھی۔ 18 میگا واٹ ملتی ہے، وہ تقریباً 100 میگا واٹ ملتی، تقریباً اسی قسم کی سرمایہ کاری ہوتی۔ تو جناب
शहबाज शरीफ ने इस हवाले से कहा था कि पंजाब में पानी से बिजली बनाने का प्रॉस्पेक्ट्स ही नहीं हैं। पहले हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। ये हमारे अव्वल तो हमारे पंजाब में जो पन बिजली की जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर बिजली पर बहुत कम हैं, बहुत महदूद हैं। हाँ KPK में, हाँ आज़ाद कश्मीर में, हाँ गिलगित बल्तिस्तान में, जहाँ पर बेपनाह वहाँ पर पोटेंशियल है। हमारे यहाँ तो अल्लाह ताला ने वो वहाँ पर भावलपुर में चरा दिया है, जहाँ पर ज़मीन हम मुफ्त दे सकते हैं, और सूरज दिया है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम तेल से बना सकते हैं, कोयले से बना सकते हैं, गैस से बना सकते हैं, जिसके ऊपर काम हो रहा है। जो पन बिजली के मंसूबे अगर यहाँ पर बहुत लिमिटेड कैपेसिटी, उसके ऊपर काम हो रहा है। पानी के मंसूबे पे हम काम नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। पानी के मंसूबे खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पास तो सहरा है। शायद जनाब शहबाज शरीफ भूल गए थे या उनके इल्म में नहीं थी कि हुकूमत पंजाब खुद उसकी जो महकमा तवानाई है उसकी एक वेबसाइट है, पंजाब पावर डेवलपमेंट बोर्ड में बाकायदा इश्तहार दिया जा रहा है। शदीद और भरपूर तशहीर की जा रही है पूरी दुनिया में कि 400 से ज़ायद मकामात हैं पंजाब में जहां पर 20 किलोवाट से 120 मेगावाट तक बिजली के पानी से बिजली बनाने के कारखाने लगाए जा सकते हैं। पूरी दुनिया में लोगों से कहा जा रहा है कि पंजाब बेहतरीन जगह है और ऐसे मकामात हैं, 400 मकामात हैं जहां पर पानी से बिजली बनाई जा सकती है, और जो कि इसके लिए लोगों से कहा जा रहा है कि वो सरमायाकारी करें। खुद पंजाब हुकूमत इसके लिए खुद पब्लिसिटी कर रही है, खुद कोशिश कर रही है कि सरमायाकारी हो और पानी से बिजली के बेहतरीन मौके हैं। लेकिन खुद पंजाब हुकूमत को अगर बनाना था तो उसने भावलपुर के सहरा में शमसी तवानाई से बिजली का एक मनसूबा लगाया, 100 मेगावाट का मनसूबा। उनके बकौल इस वक्त 18 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है और इंतहाई महंगी बिजली पैदा कर रहा है। लेकिन जब हमने कहा कि बेहतर होता कि ये सरमायाकारी से पानी से बिजली बनाई जाती, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि पंजाब में तो ये होना मुमकिन नहीं है, जबकि पंजाब की हुकूमत खुद इसकी ज़बरदस्त तशहीर कर रही थी। लेते हैं कमर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ ने आज फार्मर्स के लिए, पाकिस्तान के किसानों के लिए बेहतरीन पैकेज का ऐलान किया है। इसके मंजरजात भी बहुत अच्छे हैं, इस पर अमल हुआ तो बहुत ही अच्छे इसके नताइज निकलेंगे। लेकिन क्या करें, सितम वाला है सितम ये कि इस किस्म के जो मनसूबों का ऐलान होता है उस पर अमल होता नजर नहीं आता। आज की इस खूबसूरत मनसूबों की भी बात करेंगे और उनकी भी जिस पर अमल नहीं हुआ। खबर से ब्रेक के बाद।